ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के फॉर्मूले याद हो गए, क्वेश्चन भी कर लेना इन पे, ठीक है, मैं भेज दूंगा और भी ज़्यादा। सैटरडे क्यों, मैंने कब बोला हुआ है टेस्ट के लिए? कल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर, कल मैथ्स का है, उसके बाद थर्सडे नहीं, मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं, कल केमिस्ट्री का नहीं है, कल मैथ्स का है। फ्राइडे को ले लेते हैं, ठीक है। थर्सडे को शायद क्लास ना हो, फ्राइडे को टेस्ट लेते हैं, ठीक है। छुट्टी दे दी एक दिन की, तैयारी कर लेना अच्छे से, फ्राइडे को टेस्ट। हाँ, कल भी क्लास होगी सेम टाइम, ठीक है, कल से। उन्होंने बोला था मुझे कि मैं वेडनेसडे से आऊँ। टाइमिंग वही 11 के आसपास, मतलब 11 मतलब आफ्टर फिजिक्स में भी, ठीक है, बता देंगे आपको मैसेज करके, कुछ हो तो बता देना, क्योंकि हमारी तरफ चल रही है रेगुलर इसी टाइम। चलो यार देखो जल्दी से, ये चैप्टर है, इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, थोड़ा छोटा चैप्टर में, बोर्ड में इसकी वेटेज है केवल और केवल 3 मार्क्स की, बोर्ड में इसकी वेटेज केवल और केवल 3 मार्क्स की, छोटा चैप्टर है, इसको देख लो ध्यान से। और बहुत थोड़ी सी चीज़ पढ़नी है इसमें, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा देता हूँ मैं आपको पहले थोड़ा सा। मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल को शुरू करने से पहले 2-3 बेसिक टर्म है वो आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बेसिक टर्म आती है आपकी परमेबिलिटी। पता है क्या होता है परमेबिलिटी? परमिटिविटी याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी का भाई है, उसी का है ये परमिबिलिटी, उसी के एनालॉगस। तो परमिबिलिटी क्या होती है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ना कि इलेक्ट्रिक। बस सेम डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा परमिटिविटी में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। अपने पास से वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ कर रहा है, ठीक है, दैट इज परमिबिलिटी। डिनोट किससे करते हैं हम इसको? म्यू से, ठीक है। वैसे भी हमने देखा है, और फ्री स्पेस की कितनी होती है? म्यू नोट। फ्री स्पेस की म्यू नोट की वैल्यू याद है आपको? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये होती थी इसकी परमिबिलिटी। हो गई, क्लियर है? अच्छा, अगर जैसे कोई मटेरियल है आपका, मैग्नेटिक मटेरियल है कोई, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखेंगे तो जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है जिससे आप इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम डिनोट करते हैं एच से। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच क्या है यहाँ पे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन किससे डिनोट करेंगे? बी से। बाहर वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको किससे डिनोट करेंगे? एच से। बी में और एच में एक रिलेशन होता है, बी इज इक्वल टू म्यू एच, याद रहेगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच, या हम कहें एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू। बात समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा एक टर्म और होती है। अच्छा देखो होता क्या है इसके अंदर, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस क्यों हुआ, तो सर डिटेल में इसको अगर आप देखो मैग्नेटिक मटेरियल को, तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, इसके अंदर क्या होता है, डोमेन बने होते हैं, डोमेन थ्योरी बोलते हैं वैसे इसको। डोमेन किस चीज के डोमेन होते हैं? मेटेरियल के अंदर होते हैं परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स। डाइपोल्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अब जैसे मान लो इस डोमेन में सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक तरफ होंगे, अगला डोमेन किसका बना होगा जिसमें सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक तरफ होंगे। तो इस तरह से मल्टीपल डोमेन्स बने होते हैं, हर एक डोमेन में सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट दीज डाइपोल्स आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड। समझ में आ रहा है? हो सकता है इस वाले में इस तरफ हो सकता है इस वाले में इस तरफ हो, लाइक दिस। सो दीज आर डोमेन। समझ में आया? हर एक में डायरेक्शन इनकी अलग अलग होती है, तो दे आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड। अब अगर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड रैंडम है तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? नेट डाइपोल मोमेंट इनका 0। नेट डाइपोल नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। लेकिन क्या होता है जब आप इसको किसी बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रखते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे इस मैग्नेटिक मोमेंट पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो ये अपना अलाइनमेंट अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहेंगे। तो कुछ मटेरियल होते हैं बहुत ज्यादा चेंज कर लेते हैं, कुछ मटेरियल कुछ कम चेंज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बोले तो परमिबिलिटी और अदर प्रॉपर्टी। अब क्या होगा जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो पहले नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा था, क्या अब 0 आएगा? अब नहीं आएगा। ठीक है, कुछ डाइपोल मोमेंट अब इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट
विल नॉट बी 0। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बन गया, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने क्या किया, इनके अंदर के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे उनके ऊपर टॉर्क लाकर उनको अलाइन करने की कोशिश करी। बात समझ में आई? तो ये रिलेशन है बी और एच में। अब होता क्या है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ। कितना मैग्नेटिक इंडक्शन, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? देखो ये जो टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, कौन सा डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया? तो नेट डाइपोल मोमेंट को मैं m ले लूं तो दिस इज m by v, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चार टर्म मैंने बताई है। सबसे पहली परमिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक इंडक्शन जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये चार टर्म क्लियर हैं? चार टर्म बताइए मैंने, परमिबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हर एक की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब एक रिलेशन होता है बी में, एच में और आई में। देखो तीन टर्म है हमारे पास, बी है, एच है और आई है। रिलेशन इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। याद रहेगा, बी एच और आई में रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। म्यू नॉट पता है क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम का है ये। ठीक है, वैक्यूम और एयर का हम जनरली एक ही ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एच बताइए आपको, इंटेंस ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और आई क्या है? हे भगवान, आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच की डायमेंशन सेम होंगी। बात समझ में आई? ठीक है, यस। ये हो गया आपका यहां तक। रिलेशन क्या बताया था मैंने? बी इक्वल टू म्यू नॉट, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। इसमें से एच बाहर ले लो। अच्छा, एक टर्म और रह गई तुम्हें बताना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसका सिंपल अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कि अगर किसी मेटल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। हाउ द मैग्नेटिक मेटल इज ससेप्टिबल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लेकिन मैथमेटिकल हम इसको देखें, ये एसी चला नहीं क्या अभी तक? अपना आप बंद क्यों हो जाता है ये? पता नहीं, एमसी में कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, तो हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आई बाई एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। तो जो यूनिट इसके है वो यूनिट इसके है, तो सेम यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे याद है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिटलेस होता है, रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होता है, इसी तरह से इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई बताया था मैंने आपको। इसमें से अगर मैं एच कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 प्लस आई बाई एच। ये बी है, बी इक्वल टू म्यू नॉट, इस एच को मैं इसके नीचे ले आऊं, बी अपॉन एच इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस, ये क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये एक्स नहीं है, ये बड़ा सा काई, काई बोलते हैं इसको,
है ना, अल्फा बीटा गामा सेक्टर है ना ग्रेटर नोएडा में, काई भी एक सेक्टर है, CHI काई या ची चाई जो भी बोल दो इसको, ठीक है। बी अपॉन एच क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, तो म्यू नॉट इसके नीचे आ जाएगा, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई। व्हाट इज म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये रिलेशन होता है रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है। ये रिलेशन यूज करेंगे आगे चल के, आप इसको लिख के छोड़ दो, ठीक है। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये समझ में आ गया। बी अपॉन एच म्यू आया, बताया था ना मैंने, बी इक्वल टू म्यू एच होता है, बी इक्वल टू म्यू एच हो तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, म्यू, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन काइंड है, टाइप ऑफ, कभी कभी रेयरली वैसे कभी आता है बोर्ड में, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर माइनस 1, कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब हम आ जाता है मैग्नेटिक मटेरियल पे, याद रखना ये काई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, ठीक है। ठीक है, तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हर एक को थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला है कौन सा, पैरामैग्नेटिक। सबसे पहला एग्जांपल है मैग्नेटिक मटेरियल का पैरामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, समझ लो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, देखो सपोज करो आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, आपने उसको क्या किया, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या चाहेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। मैग्नेट के पास अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं तो इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, या जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो चाहेगा कि थोड़ी बहुत थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी ओर खींचता है, बात समझ में आई। तो बेसिकली रिलेटिवली मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी अंदर ज्यादा होंगी और बाहर थोड़ी कम होगी रिलेटिवली, बात समझ में आई। तो जब आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल, इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखते हैं, ठीक है, तो जब आप मैग्नेटिक, जैसे मान लो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पे आपने कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। मतलब इसकी टेंडेंसी है जितना ये पास जाएगा इसके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेट के पास ज्यादा होती है, तो इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के जाने की कोशिश करता है, समझ में आ गई बात। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी अंदर की तरफ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक के अंदर स्लाइटली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आउटर साइड, समझ में आ गया, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होगी बट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एंड स्मॉल। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव एंड स्मॉल। क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या था हमारा, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। जो म्यू आर होगी इसके लिए वो 1 से बड़ी होगी, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है, तो म्यू आर की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी रहेगी तो पॉजिटिव, बट स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। स्मॉल कैसी, 2 4 6 8 10 15 16 20 लाइक दिस, कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्मॉल, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अच्छा एक चीज और है इसमें, अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हीट कर दो तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो कम होती चली जाती है। मतलब
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्यूरी लॉ है, क्यूरी ने हमें बताया था, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा शायद आपने पहले। तो दिस इज क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या बोलता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका पैरामेग्नेटिज्म कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। मैं बोल रहा हूं वैसे तो उसमें लिख लो फिर भी। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड। लिख लिया बेटा, CuCl2। ठीक है, ये समझ में आएगा क्यूरी लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और वैसे अगर आप देखो तो ये आता है आपका दैट इज म्यू नॉट सी। म्यू नॉट तो पता है आपको, सी इज क्यूरी कांस्टेंट। सी क्या है यहाँ पे? क्यूरी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी पैरामेग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज कम होती चली जाएंगी। ठीक है, ये हमें क्यूरी ने बताया था, इसलिए इसको हम क्यूरी लॉ बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और सोचो, अगर आप बाहर वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते जाओ तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी, द रिलेशन इज लीनियर। वेरिएशन ऑफ B with H, और वी कैन से वेरिएशन ऑफ H with B इज लीनियर। लीनियर वेरिएशन होता है। बात समझ में आई? अगर आप इसका बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी इसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाएगा। इसके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये किसके बारे में बताया मैंने? अब इसी का भाई है बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल डायामैग्नेटिक। ये क्या करता है? वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल इसका उल्टा करता है। क्या? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का बिल्कुल उल्टा है। डायामैग्नेटिक में क्या होगा? जब हम किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, वो चाहता है कि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ना हो। ये रिजेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं चाहती कि इसके अंदर से पास हो, लाइक दिस, बिकॉज इट इज रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। तो जब आप इसको किसी मेटल को किसी मैग्नेट के पास रखेंगे तो मैग्नेट से दूर जाएगा। मींस इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज्यादा होंगी वहां से दूर जाना चाहेगा। किधर की तरफ? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी कम होंगी। समझ में आया? वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव एंड स्मॉल। बात समझ में आई? इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो म्यू आर है वो लेस देन 1 होता है। डायमेट्रिक के केस में म्यू आर इज लेस देन 1। अब 1 से अगर छोटी वैल्यू होगी तो छोटी वैल्यू -1 नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? तो ये है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता। इट डू नॉट फॉलो क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता। इसमें टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा अगर आप बोलो कि सर कोई ऐसा मटेरियल है कि जो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास ना होने दे, ऐसे भी मटेरियल होता है, उनको बोलता है परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। इधर देखो, जो आपके परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर्स। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी परमेबिलिटी 0 होती है। अगर ये 0 हो गई तो काई की वैल्यू क्या हो जाएगी? काई हो जाएगा आपका -1। दे एक्सपेल ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे परफेक्ट डायमैग्नेटिक क्या करते हैं? दे एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक भी, अगर आप इस परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो एक भी फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगी। ऐसी प्रॉपर्टी होती है सुपर कंडक्टर्स की। तो सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये किसके बारे में बताया मैंने? आपको पता है
परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स सुपर कंडक्टर कहाँ यूज कर सकते हैं हम? परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स सुपर कंडक्टर्स, मैगलेव मैगलेव ट्रेन्स का नाम सुना है? मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स, ये तो यूज होता है, ठीक है। बहुत कॉस्टली पड़ता है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। लिखो एग्जांपल लिख लीजिए। डायमैग्नेटिक है, परफेक्ट के मैं बाद में लिखूंगा, पहले डायमैग्नेटिक मेटल के एग्जांपल लिख लो। बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिखा नाइट्रोजन में एट एसटीपी, नाइट्रोजन एट एसटीपी, H2O, NaCl। अब ये जो सुपर कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इसके एग्जाम्पल में आता है एलॉयज। एलॉय होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उस पर करते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो ये सुपर कंडक्टर बने हैं अभी तक, देखो वैसे तो आप 0 केल्विन ले जाना बड़ा मतलब इम्पॉसिबल है, 0 केल्विन तक जाना, -273 डिग्री सेल्सियस तक जाना तो इम्पॉसिबल है। तो कुछ मेटेरियल ऐसे हैं जो 120 डिग्री -120 डिग्री सेल्सियस तक, या मतलब वहाँ तक कुछ पाए गए हैं, इतना मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बना दिए हैं साइंटिस्ट ने सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है आपके? परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। इस फिनोमिना को, फिर से ट्रिप हो गई है, इस फिनोमिना को, कौन से फिनोमिना को? व्हेन दिस ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल को, इसको बोलते हैं मीजनर इफेक्ट। एक काम करो, एक लाइन लिखो जल्दी से। द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर्स, इन सुपरकंडक्टर्स इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट। इसको मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है, इट शोज परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, दिस इज कॉल्ड मीजनर इफेक्ट। ये लिख लेना, MEISSNER, मीजनर इफेक्ट। समझ में आ गया? तो पैरामैग्नेटिक का भाई है उल्टा, अपोजिट, डायमैग्नेटिक, MEISSNER, ये N है, मीजनर इफेक्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कौन सा बचा? फेरो। फेरो पैरा का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। फेरो पैरा का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। पैरा क्या करता था? पैरामैग्नेटिक इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि जब भी आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इनसाइड द मटेरियल इज ग्रेटर देन आउटसाइड द मटेरियल। बात समझ में आई भाई? तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। Strongly attracted towards a magnet, again has tendency to move from weaker part to stronger part of magnetic field। weaker part से stronger part magnetic field में जाने की टेंडेंसी रखता है। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि पैरा की भी क्या थी? पॉजिटिव, बट लार्ज होती है, पॉजिटिव एंड लार्ज, 1000 2000 3000 इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। इसमें जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC। TC क्या है यहाँ पे? क्यूरी टेम्परेचर। होता क्या है, जब आप इसको हीट करोगे तो इसका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका जो ये मैग्नेटिज्म है, प्रॉपर्टी है, ये लूज करता जाता है अपनी। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिस टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर के अबोव इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे फेरो बिकम्स पैरा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड TC। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। लिख लो, ये क्या है?
ये भी क्यूरी फॉलो करता है, पैरामेटिक भी क्यूरी फॉलो करता था, क्यूरी लॉ। ठीक है, ये दोनों क्यूरी लॉ फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो। ये लिख लिया। ये जो टीसी है, टीसी क्या है यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा क्यूरी टेम्परेचर, टेम्परेचर अबव विच, टेम्परेचर अबव विच फेरो बिकम्स पैरा, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। वैसे भी आपको पता ही होगा, अगर आप किसी मैग्नेट को हीट कर दो तो अपना मैग्नेटिज्म खो देती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक मेटल्स को हीट करेंगे तो उसके जो डोमेन्स, जो पहले से परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसका कुछ था, वो मतलब वो कम होता चला जाएगा क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो उनका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। उसी की वजह से ये फेरो बिकम्स पैरा। क्लियर है? ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसमें एग्जांपल में आपको बता दूं, ये दो तरह का होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो देखो एलिमेंटल तो है आपका आयरन निकिल कोबाल्ट, आयरन निकिल कोबाल्ट। उसके अलावा ये होता है आपका सॉफ्ट आयरन, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक है ये दो तरह का होता है आपका। एक होता है आपका सॉफ्ट आयरन, एक होता है आपका हार्ड आयरन। हार्ड आयरन में आपका एलॉयज आते हैं, एलनिको, टिकोनाल, ये एलॉयज हैं, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, टिन कोबाल्ट, एल्यूमिनियम लाइक दिस। इनके जो एलॉयज होते हैं ये हैं आपके, ये जो हार्ड आयरन है ये यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में, परमानेंट मैग्नेट्स। क्योंकि आपने एक बार हार्ड आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन रिमेन इनसाइड द मटेरियल, तो इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। लेकिन सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, ये तो एलिमेंटल आपके हैं, इनमें आप जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब तक ये मैग्नेट है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे इट बिकम्स आयरन सिंपल। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में। बात समझ में आई? तो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में सॉफ्ट आयरन, परमानेंट मैग्नेट बनाने में हार्ड आयरन। समझ में आई बात? अच्छा, इसका एक ग्राफ है, हिस्टैरिसीस ग्राफ बता देते हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपका। इसका हमने बी वर्सेस एच का ग्राफ देखा, याद है? बी क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन, एच क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये एच है और ये बी है। इधर देखो भाई, पैरामैग्नेटिक में ये वेरिएशन लीनियर था, फेरोमैग्नेटिक में लीनियर नहीं है। तो जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो देखो जैसे जैसे हम एच बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है। कुछ टाइम के बाद इट बिकम्स सैचुरेटेड, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ एच एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडक्शन विल नॉट बी इंक्रीजिंग। सैचुरेट हो गया। अब यहां तक ये सैचुरेट हो गया। ये कैसे किया, जब आपने एच बढ़ाया तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी बढ़ा इसके अंदर। अब इस एच को आप रिमूव कर रहे हो, वापस से जीरो की तरफ ला रहे हो। तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो जीरो ले आओगे। अब ये वापस से जीरो नहीं होगा, इसके अंदर कुछ रिटेन रह जाएगा, इसके अंदर कुछ बचा रह जाएगा। क्यों? प्रॉपर्टी है इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, हार्ड आयरन की बात कर रहे हैं। तो जब आपने एच जीरो कर दिया, वापस से इसमें कुछ बचा रह गया। आफ्टर कंप्लीटली रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितना उसके अंदर रिटेन रहा, दैट इज रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल। मान लेते हैं ये O है, ये A है, तो OA क्या हो जाएगी, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी इज आफ्टर कंप्लीटली रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हाउ मच मैग्नेटिक इंडक्शन रिटेन इनसाइड द मटेरियल ऑफ द इनसाइड द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ठीक है। अब देखो, सपोज करो ये मैग्नेटिक मटेरियल था, इसके अंदर B रिटेन रह गया क्योंकि आपने H इस तरफ प्रोड्यूस किया था। तो H हटाने के बाद इसके अंदर फिर भी कुछ बचा रह गया। अब अगर मुझे इसको कंप्लीटली जीरो करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में H लगाना पड़ेगा।
तो भी जीरो होगा। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में एच लगाएंगे तो कितना एच लगाने के बाद इट बिकम्स जीरो, इसको मैं बी ले लेता हूँ, कितना नेगेटिव डायरेक्शन में हम एच लगाएं सो दैट इसके अंदर का जो मैग्नेटिक इंडक्शन वो जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो यहाँ पे जो ओ बी है दिस इज कोर्सिविटी। कोर्सिविटी इज व्हाट? in opposite direction of magnetic induction, how much magnetic field we provide so that magnetic induction inside the metal becomes zero, that is called coercivity। आप इसको फर्दर और एच में नेगेटिव बढ़ाइए तो अब इंडक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, फिर से सैचुरेशन आएगा, तो फिर से इसी साइकिल चलेगी, इस तरह से फिर से साइकिल चलती रहेगी। तो ये जो शेप बनी, एक पेंगुइन टाइप की शेप बन गई है, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। बात समझ में आई? अब इस लूप की चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही आयरन हार्ड आयरन की तरफ बढ़ेगा, और जितनी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी जितनी कम होगी इसका मतलब उतना ही ज्यादा सॉफ्ट है। भाई जितना ज्यादा रिटेन रहेगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा हार्ड आयरन है, परमानेंट मैग्नेट बनेगी, क्योंकि रिटेंटिविटी ज्यादा है। रिटेंटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली कोर्सिविटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्यों कोर्सिविटी ज्यादा होगी? रिटेंटिविटी ज्यादा है, ज्यादा रिटेन रहा है, उसको रिमूव करने के लिए नेगेटिव और ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी उतनी ज्यादा कोर्सिविटी। तो अगर ये विड्थ ज्यादा है तो ये वाली विड्थ भी ज्यादा होगी। तो ऐसी विड्थ, चौड़े विड्थ के हिस्टेरेसिस लूप किस में पाए जाएंगे? हार्ड आयरन में। और अगर आप सॉफ्ट आयरन की बात करो, सॉफ्ट आयरन में भी ये लूप इसी तरह से बनेगा, बट विड्थ उसकी पतली होगी। तो ये हिस्टेरेसिस लूप सॉफ्ट आयरन के लिए हो जाएगा, ये हिस्टेरेसिस लूप हार्ड आयरन के लिए हो जाएगा। बात समझ में आई? ये परमानेंट मैग्नेट के लिए, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए। तो हिस्टेरेसिस लूप में समझ में आ गया रिटेंटिविटी क्या होता है, कोर्सिविटी क्या है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है बोर्ड में। ठीक है, इस पेंगुइन वाली शेप को ही बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें कुछ, मैं इसके 2 पीडीएफ है, मैं आपको भेज दूंगा, उसमें से जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना है, और जो इसके अलावा इसमें कुछ डेरिवेशन भी हुआ करते थे पहले 2, कि अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उस पर टॉर्क लगेगी, छोड़ दे तो इट विल डू एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड वो, और उसके अलावा एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट का एक डेरिवेशन था, वो भी अब सिलेबस में नहीं है। तो वो 2 डेरिवेशन नोट्स में होंगे, उनको स्किप कर देना, ये वाला पार्ट करना है। समझ में आ गया? ये रहेगा आपका। ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 3 नंबर का आता है, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ही पूछा जाता है जनरली, और तो बहुत ज्यादा चीज इससे पूछ नहीं सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल मुझे लगता नहीं कोई इस पे बनता हो, न्यूमेरिकल कोई बनेगा नहीं इस पे। ठीक है, बस यही पढ़ना है आपको, ये हो गया।